नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और पहले हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिटेल्स में करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो पहली खबर है वह है दुनिया का पहला शहर जहां नॉनवेज खाना और बेचना हुआ पूरी तरीके से बैन। तो दुनिया का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पर मांसाहार यानी कि नॉनवेज पूरी तरीके से बैन हो चुका है, खाना और बेचना बैन है। वह शहर कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही गुजरात के भावनगर ज़िले का पालिताना शहर बन चुका है। देखेंगे, वर्ल्ड फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी गुजरात के भावनगर ज़िले का पालिताना शहर में अब नॉनवेज खाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला पालिताना दुनिया का पहला शहर बन गया है। बात करें गुजरात के पालिताना शहर में, तो अब देखिए नॉनवेज यानी कि मांसाहार खाना क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ इसलिए ऐसा किया गया है, आप देखेंगे या फिर आपको पता हो तो आप जानते होंगे, यहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं। आप देखेंगे तो जैन मंदिरों के लिए, जैन दर्शन के लिए काफ़ी यह प्रसिद्ध है। और जैन धर्म में मांसाहार को पूरी तरीके से वर्जित है, बैन है, देखना भी वर्जित है। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण अब यहाँ मांस बेचना, खाना और जानवरों को काटना दंडनीय अपराध होगा। 250 से ज़्यादा बूचड़ खाने यानी कि जहाँ पर इन सबको काटा जाता है पशुओं को, बूचड़ खाने बंद करवाने के लिए 200 से ज़्यादा जैन मुनि मांग कर रहे थे। और गुजरात के राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और अहमदाबाद शहर में भी नॉनवेज की बिक्री को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। राज्य में नॉनवेज का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि खुले में मांस देखने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उन पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश पटेल। उन्होंने यह नियम यातायात की भीड़ को कम करने में मददगार साबित होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जैन मुनियों के लिए यह जो पालिताना शहर है विख्यात है। इसके अलावा यहाँ पर है शत्रुंजय पहाड़ियाँ। इसके आसपास स्थित पालिताना शहर जैन मंदिर शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह जैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और जो प्रसिद्ध आदिनाथ मंदिर के साथ है इस शहर में 800 से भी ज़्यादा यहाँ पर जैन मंदिर शामिल हैं। 200 से अधिक जैन भिक्षुओं ने किया था विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो यह निर्णय 200 या कहीं कहीं आपको 250 से भी मिलेगा से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिन्होंने शहर में 250 से ज़्यादा कसाई घरों को बंद करने की मांग की थी। वहीं जूनागढ़ और अहमदाबाद में भी इसी तरह के नियम लागू किए गए हैं। मांसाहार भोजन को लेकर विरोध करने वाले लोगों ने तर्क दिया है कि मांस प्रदर्शन से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और लोगों, खासकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ऐतिहासिक यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक किस्से जुड़े हैं। जैसे पालिताना की बात करें तो इसका इतिहास जैन किंवदंतियों यानी कि कही गई बातों से जुड़ा हुआ है। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 900 वर्षों में हुआ है। आप यहाँ पर मंदिरों को देख सकते हैं। इसके अलावा पालिताना राज्य जब ब्रिटिश राज के दौरान पालिताना बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि काठियावाड़ एजेंसी की एक रियासत थी। वर्ष 1948 में स्वतंत्रता तो 1947 में मिली, लेकिन इसके बाद 1948 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका अस्तित्व क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसे गुजरात मतलब यहाँ पर पालिताना मंदिर कब से बना था, 11वीं शताब्दी से लेकर 900 वर्षों तक चला। स्वतंत्रता मिलने मतलब उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन आ गया था जब अंग्रेज आए थे, और 1947-48 के बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद यह स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया पालिताना राज्य का। अब गुजरात के अंदर वडोदरा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही। आप याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है और कहाँ पर हुआ है। मिलते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो क्या यहाँ पर चुनाव होने वाले थे? बिल्कुल नहीं। इन्होंने मतलब यह विश्वास मत नहीं पा सके, विश्वास मत यानी कि अविश्वास मत में इन्होंने फेल हो गए, अपना पूरी तरीके से विश्वास नहीं जुटा पाए। अब नए प्रधानमंत्री की बात करें तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। चौथी बार इन्होंने इस पद के लिए शपथ लिया है। अब नेपाल आप सामने आया है तो नेपाल की जान लीजिए, इसकी राजधानी काठमांडू होती है, मुद्रा रुपया ही है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और सार्क देशों का सदस्य भी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। ओली साहब को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी खबर है, भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 अरब तक पहुँच जाएगी, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी, ऐसा रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में बात करें भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.4 अरब के आसपास है, 1.42 अरब। ठीक है, जो कि यूएन के द्वारा ही निकाला गया था। बाकी बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि वर्ष 2060 तक तो भारत की जनसंख्या बढ़ेगी और कितना तक बढ़ेगी तो 170 करोड़ तक जाएगी। ठीक है, वर्तमान में 140 के आसपास हैं तो 170 तक जाएगी, उसके बाद ही इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए भारत की जनसंख्या वर्ष 2060 के दशक की शुरुआत तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने वाली है। ठीक है, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, 0.7 यानी कि 70 करोड़, तो 170 करोड़ तक पहुंचने वाली है। लेकिन उसके बाद इसमें कमी आएगी। इस कमी के बावजूद भारत सदी भर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना, तो आप इसको तो याद रखेंगे, रिपोर्ट कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 की दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें 12% की गिरावट आएगी। गिरावट के बावजूद भारत 21वीं सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा और जनसंख्या का चरम और गिरावट। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या वर्तमान में बात करें यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से तो हमने चीन को भी पिछाड़ दिया है। 2054 तक बढ़कर जो 1.69 बिलियन हो जाएगी और उम्मीद है कि 2060 के दशक की शुरुआत में 170 करोड़ यानी कि 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें 12% की गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे 2100 तक भारत की जनसंख्या लगभग, अभी 2024 चल रहा है तो 24, 25, 26, 91 इस तरीके से जब 2100 आ जाएगा तब भारत की जनसंख्या क्या होगी? 1.5 बिलियन हो जाएगी, यानी कि 2060 तक तो 170 करोड़ होगी, फिर घट करके 150 करोड़ तक होगी। और पिछले साल भारत ने दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के तौर पर चीन को पीछे छोड़ दिया था और पूरी सदी में यह दर्जा बरकरार रहेगा। सदी के अंत तक भारत की आबादी किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा रहेगी। चौथी खबर है हमारी विंबलडन ओपन से संबंधित। विंबलडन 2024 का फाइनल हो चुका है और इसमें विजेताओं की बात करें तो देखिए कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसके अलावा बात करें 21 वर्ष के हैं अल्कराज, एक ही वर्ष में विंबलडन और रोडेल गैरोस में पुरुष एकल जीतने वाले ओपन युग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वही महिला वर्ग में भी यह मुकाबला हुआ था। तो महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में विंबलडन 2024 के एकल मुकाबले को जैस्मिन पाओलिनी को हरा दिया है। यहाँ पर सूची देखेंगे तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे विंबलडन 2024 विजेता सूची है तो इसमें पुरुष एकल वर्ग में बात करें तो कार्लोस अल्कराज विजेता है और उप विजेता यानी कि नोवाक जोकोविच को इन्होंने हरा दिया है। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है और जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। मिश्रित युगल ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप मिश्रित युगल भी याद रखेंगे। विजेता हसीन सुवेई और जान जिलिंस्की हैं।
जेलेंस्की, यूक्रेन वाले नहीं, जेलेंस्की हैं, और सेंटियागो गागालेज, और यहाँ पर ग्यूलियाना ओल्मोस। ठीक है, तो महिला वर्ग में भी यही देख सकते हैं। बाकी जो एकल वर्ग है इसको आप याद रखेंगे। पीडीएफ के लिए आप परेशान होते हैं तो पीडीएफ आपको बता दें, टेलीग्राम पर आप यही सर्च करेंगे @KGW 2023 यानी कि 2023 सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तब आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पांचवा खबर है जो कि उत्तर प्रदेश से है। हाथरस भगदड़ के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों सदस्य में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो न्यायमूर्ति हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसका हेड रहेंगे यानी अध्यक्ष रहेंगे, और इसमें 2 और लोगों को शामिल किया गया है, सेवानिवृत्त IAS हेमंत राव और सेवानिवृत्त IPS भावेश कुमार। ठीक है, तो हेमंत राव और भावेश कुमार, और यहाँ पर कौन है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। तो आप सबको याद रखेंगे 3 सदस्यीय कमेटी है। आपको पता होना चाहिए हाथरस में अभी कुछ दिन पहले भगदड़ हुआ था जहाँ पर 124 लोगों की लगभग जानें चली गई थी। ठीक है, तो उसी की जांच के लिए आयोग बना दिया गया है, और इसका काम होगा कि यह न्यायिक आयोग 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो तीनों लोगों को याद रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला आता है क्वेश्चन कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 3 राज्यों का चयन कीजिए। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो देखिए इसमें जो 3 राज्य हैं तो केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु। ठीक है, किसने इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा केरल। जो है कि यदि क्वेश्चन पूछे टॉप पे कौन रहा है तो केरल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्त बात करें कि SDG जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह नीति आयोग द्वारा, नीति यानी कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। और यहाँ पर क्रम की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है केरल, उसके बाद है उत्तराखंड और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो तीनों का क्रम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए SDG इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड शीर्ष पर रहने वाले राज्य हैं और तमिलनाडु यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, केरल और उत्तराखंड दोनों ही शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो तीनों का क्रम केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु। और SDG इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करता है। और इसके अलावा बात करें बिहार, ठीक है, बिहार 57 अंक प्राप्त करके सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो बिहार को भी आप याद रखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहने वाले जो राज्य हैं वह है चंडीगढ़ नंबर 1, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली इसमें शामिल है। 7वां है किस देश के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक बस परीक्षण संचालन शुरू किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 8वां है जुलाई 2024 में सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि सूरीनाम। सूरीनेम नहीं होता है, सूरीनाम कहिए या नेम। ठीक है, 9वां आता है कि कौन पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, यानी कि पाकिस्तान का जो लाहौर है वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो जस्टिस आलिया नीलम। ठीक है, यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। 10वां है विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा यात्रा किस राज्य में आयोजित हो रही है, तो ओडिशा में आयोजित हो रही है। और यहाँ पर अभी जगन्नाथ यात्रा भी निकला था पुरी में। ठीक है,
तो आज के लिए दोस्त इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और डेली करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे आती है, तो आप लोग देखते रहिए। कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।